वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्री क्लिनिकल ट्रायल। और क्योंकि यूट्यूब पे मेरा पहला हिंदी लेक्चर है और हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, सो होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेजेस के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि एनिमल टेस्टिंग ही प्री क्लिनिकल ट्रायल है कि ये कंसेप्ट अपना क्लियर चाहिए। और स्टडी बहुत से होते हैं, पर हम क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल जो है उनमें सिर्फ इतना डिफरेंस सुनते हैं कि प्री क्लिनिकल मतलब होता है एनिमल और क्लिनिकल होता है ह्यूमन बीइंग। तो आज हम इस मिसकंसेप्ट को जो है थोड़ा दूर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आपने जो यूट्यूब का अपना थंबनेल है उसमें देखा होगा कि मैंने एनिमल्स दिखाए। तो बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन है कि क्या प्री क्लिनिकल ट्रायल सिर्फ एनिमल्स पे होते हैं? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स आर ऑल दोज लाइन ऑफ ट्रायल्स विच आर हेल्ड बिफोर द क्लिनिकल ट्रायल्स। मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले जो भी ट्रायल बेसिस होते हैं उन्हें सबको हम प्री क्लिनिकल ही कंडक्ट करते हैं। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल की स्टार्टिंग जो होती है वो है टारगेट आइडेंटिफिकेशन से। जान के अपना जो केमिकल कंपाउंड हमने डिस्कवर किया है उसमें से टारगेट केमिकल कौन सा है, ये जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं लैब में, इसको भी प्री क्लिनिकल ट्रायल कंसिडर किया जाता है। सो फ्रेंड, जो सेकंड स्टेप आती है उसमें हम ढूंढते हैं डेवलपमेंट ऑफ लीड कंपाउंड। मीन्स अपना जो टारगेट हमने मिला है, जो लीड कंपाउंड हमने डिस्कवर किया है, उसमें हम डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं। मतलब हम केमिस्ट्री में सीखते हैं एस ए आर सार। सो सार का मतलब क्या, हम जस्ट रीअरेंज करते हैं कंपाउंड को कुछ इस तरह की वो ऑप्टिमाइज प्रॉपर्टी दिखाए, मैक्सिमम प्रॉपर्टी दिखाए इफेक्टिवनेस की तरफ, और मिनिमम साइड इफेक्ट दिखाए। तो इसके लिए हम देखो लैब में ही उसको ट्रायल बेसिस में डेवलप करना पड़ता है। उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ लीड कंपाउंड। मतलब जो टारगेट अपना लीड कंपाउंड है उसको हम इस तरह से डेवलप करते हैं, इस तरह से मोल्डिंग करते हैं उसकी कि वो मैक्सिमम इफेक्ट दिखाए। क्योंकि हमें पता है कि ब्रांचिंग चेंज हुई या बॉन्डिंग चेंज हुई तो बहुत से इफेक्ट चेंज हो जाते हैं मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरली भी और केमिकली भी। तो इसलिए हमें वो सेकंड स्टेप कंसीडर करते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल में। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हम करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ दैट लीड मॉलिक्यूल। मतलब लीड मॉलिक्यूल मिल गया, सब मिल गया, अब हमें उसको स्क्रीन करना है। उसके जो डिसएडवांटेज अपने को मिले हैं उनको मैक्सिमम रिटेन कैसा कर सकते हैं, मैक्सिममली रिड्यूस कैसा कर सकते हैं, उसके लिए अपने को स्क्रीन करता है। तो ये होती है अपनी थर्ड स्टेप। तो ये तो हो गया लैब रिसर्च। अब लैब रिसर्च जो है वो भी कंसिडर करे जाते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल में। और आफ्टर द lab researches, something or sometime not only the animal are uses to study the preclinical trial, sometimes bacteria and fungi, such microorganism also be tested. So microbiological study also considered as a preclinical trial study sometime, because we get the staining effect or stains that are result give the spectrum of that antibiotic or the specific drug. So that's why preclinical trials also include the माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, इस सब के हो जाने के बाद जो थर्ड स्टेप आती है उसे हम बोलते हैं एनिमल टेस्टिंग, जो कि प्री क्लिनिकल ट्रायल के नाम से अपन कंसीडर करते हैं, बल्कि ये एक स्टेप है प्री क्लिनिकल ट्रायल की। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में एनिमल टेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ड्रग ह्यूमन को देने से पहले एनिमल पे टेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस वजह से क्या होता है कि टॉक्सिसिटी जो मिनिमाइजेशन है वो पहले ही अपने को डिटरमाइन हो जाती है कि टॉक्सिसिटी है या नहीं। अगर हुई तो हम वो एनिमल ट्रायल के बाद ड्रग को आफ्टर स्टडी के लिए प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, उसको हम वहीं पे डिटैच कर देते हैं उसका स्टडी और स्टॉप कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, प्री क्लिनिकल ट्रायल में जो एनिमल यूज होते हैं उनमें काफी सारे एनिमल्स जैसे कि रैट्स है, देन रैबिट है, देन गोनिया पिग्स है। सो बहुत सारे लार्ज एंड स्मॉल एनिमल एज पर नीड, जो ट्रायल का बेसिक नीड है उसके हिसाब से हमें एनिमल सिलेक्ट करना पड़ता है। टॉक्सिसिटी स्टडी हो या इम्यूनोलॉजी स्टडी हो तो हम स्मॉल एनिमल सच एज रैट एंड माइस यूज कर लेते हैं। अगर कुछ थोड़ा सा क्रोनिक स्टडीज हो जो ह्यूमन बेसिस पे ट्राई आउट करना हो तो हम लार्ज एनिमल सच एज चिंपांजी, जो हम रिसेम्बलेंस करते हैं उस हिसाब से करते हैं, ग्वानिया पिग्स पे करते हैं। और उससे भी अगर फर्दर स्टडी हो, अस्थमेटिक स्टडी हो, तो सम fish gills are also be used. So animal trials are specific for the specific animal. So अपना जो ड्रग की एक्टिविटी है उस हिसाब से एनिमल सिलेक्शन एक मेन रोल है। तो एनिमल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल एनिमल एंड लार्ज एनिमल। क्योंकि लार्ज एनिमल पे जो होता है वो स्टडी जो है मैक्सिमम टाइम के लिए लेना पड़ता है, डोसिंग डिफरेंस रखनी पड़ती है। स्मॉल एनिमल पे डोसिंग डिफरेंट रखनी पड़ती है। उसके बाद जो एनिमल स्टडी होता है उसमें और दो टाइप आते हैं, इन विट्रो एंड इन विवो। सो इन विवो सबको पता है, इन विट्रो एंड इन विवो का मतलब कि बॉडी के अंदर होगा तो इन विवो होगा और बॉडी के बाहर होगा तो इन विट्रो होगा।
सो फ्रेंड्स, इन विवो जो स्टडी होता है उसमें हम सिंपली एनिमल लाइव होता है उसको ड्रग को इंजेक्ट करते हैं और उस पर जो वो रिस्पॉन्स देगा उस रिस्पॉन्स को उसके बिहेवियर को हम जज करते हैं रैबिट के सीधा अंदर बॉडी में ड्रग डाल के. So that's called as a in vivo. So while in the case of a in vitro study, what we do, the sample or a drug sample is given to the chicken ileum or isolated tissue of that specific animal. मतलब जो एनिमल है उसका एक टिश्यू लेते हैं, चिकन हुआ तो उसका इलियम लेंगे, रैट का इलियम हो गया, उन पे हम जो स्टडी करते हो कि वो इलियम रिस्पॉन्सिंग कैसा देता है, वो स्ट्रेचिंग करता है या रिलैक्स होता है, उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, वो हम एनिमल के एक स्पेसिफिक टिश्यू पे ट्राई आउट करते हैं लेबोरेटरी में कंडीशन मेंटेन करके, तो उसको हम इन विट्रो बोलते हैं. दिस टू स्टडीज आर टेकन इनटू द केस ऑफ एनिमल, नॉट इन ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग को सैक्रिफाइस टेस्टिंग के लिए नहीं करते, हम सिर्फ एनिमल को करते हैं. पर उसके भी अब प्रोटोकॉल आ चुके हैं, एनिमल को हम एजुकेशन पर्पस के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी भी एक लाइफ है. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर बेसिस पे स्टडी करते हैं कि सॉफ्टवेयर बेसिस पे कैसा यूज हो रहा है, सॉफ्टवेयर बेसिस पे एनिमल कैसे ट्रायल दे रहा है, हम सॉफ्टवेयर के जरिए से एजुकेशनल सिस्टम में सीखते हैं. पर ड्रग के लॉन्चिंग के समय अपने को एनिमल को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एनिमल को टेस्टिंग के लिए लेना पड़ता है. तो जो टेस्टिंग एनिमल है इनको टेस्टिंग के लिए लेने के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ उनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं. स्पेसिफिक अथॉरिटीज से परमिट करना पड़ता है कि हमें एनिमल टेस्टिंग करने वाले इतने एनिमल लगने वाले हैं, तो उनके पहले पहले बिहेवियर एक्सपेक्ट देना पड़ता है, उनको रिस्पेक्चुअल देना पड़ता है क्योंकि वो ही एनिमल है जो अपने लिए सेक्रिफिकेशन देने वाला है, तो उसको पूरा रिस्पेक्टफुली ही सेक्रिफिकेशन के लिए लिया जाता है. तो एनिमल जो होता है टेस्टिंग के लिए उसको पहले हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गए, फिर एनवायरमेंटल अथॉरिटीज हो गए, एनिमल फोर्सेस हुए, उनके हम प्रोटोकॉल से ही एनिमल को सिलेक्शन के लिए लेते हैं. एंड आफ्टर सिलेक्शन वी कैन स्टार्ट द स्टडी. सो नाउ वी स्टडी द what are the different stages of the animal study included, animal trials include. So friends, as we all know, the animal study are divided into three categories: the pharmacokinetic, pharmacodynamic, and the toxicology study. So what is the pharmacokinetic and dynamic, friends? So kinetics means what the drug does to the, what the body does to the drug is called a kinetic, and dynamic means is vice versa, what the drug does to the body, means drug effect are studied into the dynamic. And toxicology means we study the LD50, ED50 concentration, or how much toxicological effect of the drug is. First of all, we need to study the pharmacokinetic study. So in pharmacokinetic we can study what the body does to the drug. It means how the body react with the different drugs. So first of all, you need to one concept clear. When we study the animal for a drug action, we need to inject that disease into that animal. Without disease, it can't go to show that similar action. So first we take the animal and inject the disease specimen into that. After that, we inject the drug, so we can study how the behaviorally change. Means absorption is how much of the drug, then metabolism rate is what, elimination rate is what. This all biological concept, or what does the body does to the drug, इस बॉडी किस प्रकार से उस ड्रग को कोरिलेट करती है, कैसे निकालती है बॉडी से बाहर, कितने समय में डिस्क्राइब करती है, या वो किस ऑर्गन की तरफ से ट्रांसफर होता है, उसका डाइजेशन कैसा हुआ, वो ड्रग कितना ही ऑब्जर्व हुआ ब्लड में, वो सब हम काइनेटिक स्टडी में सीखते हैं. सो फ्रेंड्स, आफ्टर द स्टडिंग द काइनेटिक we go to the next phase, that is the dynamic. It is a pretty more essential phase. So what is the dynamic means? Dynamic means what the drug does to the body of that organism or that animal. So here when we inject that drug, the drug shows his action and side effects simultaneously. So when he shows the action, as we injected the disease into that animal, the drug tried to recover that disease with his speed and with his boosting ability. So simultaneously some side effects are also be shown there. So animal behaves as per the drug inserted or as per the drug produce the action. So if we give us the analgesic action, or if we have the palm swelling action on the rabbits, then its palm gets swelled by the disease, but our drug is trying to recover or reduce that palm swelling. So simultaneously the swelling goes decreasing. So we need to observe that. So this such a effect of the drug we observe is called as a pharmacodynamic. So friends, now we need to study the what does the animal, or how does the animal reacted, and how we tested that this animal is really showing effect or not. So hot plate experiment
is the one basic experiment we can do. So we, whenever injected the drug or injecting the drug to the animal, first time we need to classify them. We need two animals, so one can take as a sample or standard, and one is act as a experimental. So when we control this drug, means when we do not give the drug to that animal, it's called as a control animal. Means he doesn't have a drug, he only has injected a disease, while experimental animal gets the drug, and we simultaneously place on its hot plate, so it get a burning sensation. So what does the drug what does the animal try to do? He lick his feet. So what happens when he licking his feet? He getting the sensation of heating. That time only he licks the feet. When we injected the drug into it, what happens? It increases the time duration to retain the heat sensation. Means the non-drug animal, the heat sensation is very so far. Means he resembles the quick sensation of heating. But while the animal having the drug, he has the potential to retain some few more minutes or few more seconds to retain that heat. So we reduce or notice the time interval, so we can determine how the drug reacting. Means one sample is kept as a control and the standard, and one is taken as a test or the experimental. So our next topic and pretty much last topic of this session is the toxicological study. This is a very important study because we study the toxicological or toxic effect of the drug on the animal. So before testing the animal study or before at the toxicology, we can't permit drug to try with the human volunteers. So here what happens, friends? When we injected the drug, it produced some toxicological effect as well. When we injected this drug, we are injected into two parameters, chronic and acute. So what happened in the acute study? The time duration is very less, 3 days or 96 hours, somewhat less time duration. We reduces the time duration for that acute study. So we inject the drug continuously after a specific time interval for that acute time. So the drug does some side effects or some fatal trials on that animal, so it can be get died or somewhat resulted we get. And similarly for chronic, we prolong that action for a few months, so the simultaneous drug dosing get reduces with the time. Slow drugging is given to the animal, so that effect is studied for the long time, is called as a chronic effect. And this toxicology study is tested by the ED50 and LD50. LD50 is the effective dose and LD50 is the lethal dose. Effective dose or ED50 is means the 50% concentration of drug that will be efficacious or is provide the uh, result to the our authority or your our specimen is called as the ED50. मीन्स जो 50% जो कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का कि वो 50% पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा, इफेक्टिवनेस देगा, उसको ED50 बोलेंगे. LD50 क्या होता है? तो ये लीथल कॉन्सेंट्रेशन होता है ड्रग का 50%, लीथल डोज होता है. सो ये जो ED50 और LD50 ये डोज डिपेंडेंट है. तो ऐसा डोज जो कि 50% एनिमल को किल कर देता है, उनको डाइड कर देता है, उसको हम उस डोज को हम बोलते हैं LD50 ऑफ दैट drug. So ED50 and LD50 give us various property, like their ratio gives a therapeutic ratio. So we can guess the what is the window of a safety for that drug. So after that we can, if the window of safety and therapeutic range is in the limit, so then we can approve that drug for the clinical trial after the application. But before that we need to LD50, ED50 calculation, toxicology, pharmacokinetic and dynamic study of the drug on the animal. While sometimes we need to sacrifice the animal, and while the sacrification of that animal, we need to give the humble response to that animal. We not just brutally kill or sacrifice him. We need to projectually and conveniently sacrifice that animal, so he can don't gain any pain or not any issue about the respectual. So we sacrifice that animal and study its urological content and some other sacrification studies, so we can get the what is the toxic effect on which organ or which spectrum of that animal. So this wise we can study the preclinical trials, friends. Thank you so much for watching.